हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स। सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासेस और इंफॉर्मेशन दी जाती हैं वो आप तक आराम से पहुंच सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम अपने इस चैनल पर एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले इस सीरीज का एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कराया जा चुका है। ये आपकी एमपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन सीरीज है। इसमें हम क्विक रिवीजन करते हैं जो कम समय में आपको सारे पेपर्स कराने हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम आपके 10 नवंबर को होने वाला है और हमारा टारगेट है कि उससे पहले आप सारे पेपर्स को एक बार क्विक रिवाइज कर लें। तो इसी क्रम में ये आपका दूसरा पेपर जो कि 5 मार्च 2022 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, ये आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे 150 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में तेज गति से सॉल्व करेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो निश्चित ही तौर पर आपको एक आइडिया होगा कि आपका पेपर किस लेवल का आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो अपना पेन कॉपी लेकर बैठे और तेजी से रिवाइज करते जाएं, सारे पेपर्स को देखते जाएं और अपने आंसर लगाते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सारे प्रश्न के आपको आंसर भी दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आप इस पेपर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी का पार्ट सोल्व करेंगे और उसके बाद अन्य चारों पार्ट, यानी कि टोटल 5 पार्ट होते हैं जैसा कि आपको पता है, तो हम सारे पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। यानी कि अगर हम भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि वो एक शिक्षण सामग्री के रूप में यूज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? तो इसमें नेगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो ये इसका सी थी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो राइट आंसर है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अलग अलग संस्कृति से आते हैं बच्चे, ऐसी स्थिति में भाषा शिक्षक को चाहिए कि वो परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर दे, जिससे सारे बच्चे एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हो सके। तो भाषा शिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा किस तरह से प्रयोग किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो नेगेटिव पूछा है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आता है तो हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो अब आपको स्पष्ट रूप से इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बायगोत्स्की, लेव बायगोत्स्की की बात की जा रही है। उनके अनुसार सीखने को डैश से पृथक नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता सीखने को? तो उनके सामाजिक संदर्भ की बात की है लेव बायगोत्स्की ने। उनके अनुसार बच्चा अपने सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से काफी कुछ सीखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा शिक्षण के संबंध में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में केवल भाषीय शुद्धता ही अधिक रहता है, ये बात सही नहीं है। हमें कैसे भाषा का प्रयोग करना है ये भी
उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि एक व्यापक रूप से जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें व्यापक शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, दोनों तरह की जो क्रियाकलापें हैं उनका हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि कोस्टलेटिक और स्कोलेस्टिक, यानी कि दोनों तरह की संज्ञानात्मक विकास का हम यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट 11 पर चलते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो अनुकरण करना, बच्चे सबसे ज्यादा अनुकरण से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जैसा वो सुनते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा ही करते हैं। ये आपको भी पता है, तो तभी हमें चाहिए कि हम बच्चों के सामने एक उचित व्यवहार प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं, ऐसी कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होती हैं, साधक का काम करती हैं पत्रिकाएं, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, बिल्कुल बी इज दी राइट आंसर, पाठ्य पुस्तकें साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैसेज दिया गया है दोस्तों, इसमें अब आपके पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर हम पैसेज लगा देते हैं जिससे आप आराम से इसे रीड कर पाए। आई होप कि आपको पैसेज विजुअल होगा और आप आराम से इसे रीड कर पा रहे होंगे। यहाँ के, जी हाँ, थोड़ा सा पॉज करके आप इसे रीड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपका वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। आप पॉज करके पैसेज को रीड कर लेना और उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्न में लिखित में से उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन करना है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, यानी ए, श्रेय एवं प्रेय, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी पर 17 पर चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम, कब लड़खड़ाते हैं? क्योंकि राइट आंसर है डी, हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन होते हैं तब हमारे पैर लड़खड़ाते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विग समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इसी पैसेज का है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द पूछा गया है? तो तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर ए, पूंजी। पूंजी तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख समृद्धि और शांति डैश द्वारा स्थापित हो सकती है। तो कैसे हो सकती है ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए दोस्तों, अहिंसा और आत्मवाद। पैसेज में देख लेते हैं। देखिए साफ लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान दें, शांति का एक ही रास्ता है, वह है अहिंसा और आत्मवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है इसका, अहिंसा और आत्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, पैसेज से ही संबंधित है, जो कि 21। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें डैश प्रधान रहता है। क्या प्रधान रहता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांसारिक सुख साधनों की प्रधानता पाई जाती है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा और सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मनुष्य की अपनी दुर्बलता खुद उसका बाधा बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। 23 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से श्रम साध्य का क्या अर्थ है? श्रम साध्य का अर्थ पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सहज में या बिना परिश्रम ना सध सके उसे ही कहा जाता है श्रम साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में पैसेज की बाद अब एक पोइट्री यानी एक कविता की कुछ लाइनें दी गई हैं। काव्यांश को पढ़कर हमें इसका आंसर देना है, तो आप इसे रीड कर लें। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, तो ये पंक्तियां हैं आपकी स्क्रीन पर, इसे आप रीड कर लें और फिर हम तेजी से इससे संबंधित सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आप इसे धीरे से आगे स्क्रॉल करते हुए रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कहा गया है उपयुक्त कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की पूर्ण प्रेरणा मिलती है। यही इस कविता का भाव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से झपटते बाज और फन उठाए सांप से कवि क्यों नजर आता है? सौंदर्य क्यों नजर आता है? तो कवि को इस वजह से सौंदर्य नजर आता है क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उनका अभिप्राय अपनी पेट की भूख मिटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 26, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है? तो संघर्ष की मुद्रा में दिखाया है कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक बताना है, तो भूख और संघर्ष इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। 28 पर चलते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने। दी गई विभक्ति हे अरे ओ, तो ये जाहिर सी बात है संबोधन हे अरे। आपने कारक पढ़े होंगे तो आसानी से इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी पोइम से संबंधित है। निम्नलिखित में से वर्षा का पर्यायवाची शब्द। तो वर्षा का पर्यायवाची शब्द हम सभी जानते हैं पावस होता है इसका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी का आपका अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी पोर्शन का। तो 30, निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा हुआ ना हो, जो वाक्यांश दिया गया है उसके लिए एक शब्द पूछा गया है, तो अपूर्ण, यानी कि जो पूरा भरा ना हो तो वो अपूर्ण हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमने हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि मैथ है। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम ये पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कमेंट में कहते हैं, या फिर आपको हम वीडियो के अंत में अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे जहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, हम इसे स्किप करेंगे, आप ये सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे मैथ का पोर्शन, क्योंकि हमें पूरे पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे स्किप कर रहे हैं। मैथ का जो पोर्शन है हमारा 31 से 61 तक का, इसे हम स्किप करके अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। आप मैथ को सेल्फ सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन हमारा रहेगा ईवीएस का। तो हम यहाँ से ईवीएस सॉल्व करेंगे जो कि आपका 61 से 90 क्वेश्चन तक रहेगा। तो चलिए 61 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग हो सकता है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मलेरिया। ठहरे हुए पानी में मच्छर होंगे, मच्छर से मलेरिया हो जाएगा। तो हमें अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अपने आसपास अगर कोई पानी ठहरा हुआ है तो उसको निकालने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। ओजोन परत जो यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों।
कि ये आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है, उन विषम पोषण जो को क्या कहते हैं, डेट्रिज के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जो कि, तो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है। तो क्या अगर हम करेंगे तो जिससे हमारा ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जो हमारे लिए खतरा है, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा आंसर है इसका वनों की कटाई। अगर हम वन काटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी तो हो ही जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65। वन, घास के मैदान और मरुस्थल किसके उदाहरण हैं, ये आपको बताना है। तो ये सारे उदाहरण जो है वो बायोम यानी ऑप्शन नंबर ए इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जंगलों में, घास के मैदानों में, झील में या तालाब में। तो राइट आंसर हो जाएगा जंगलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। परिस्थितिकी अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय कौन सा है। तो अंतिम स्थिर समुदाय आपका ए यानी कि कॉर्निवोरियस है, यानी कि सबसे ऊपर कॉर्निवोरियस होता है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीनगर में पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने हुए होते हैं। दरवाजों और खिड़कियों में सुंदर वृत्तखंड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें मेहराब कहा जाता है दोस्तों, मेहराब। मेहराब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्डन ईगल के घोंसलों को क्या कहा जाता है। गोल्डन ईगल एक वर्ड होती है और उसके घोंसलों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरी। आयरी बोला जाता है दोस्तों उन्हें, आयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने नुकीले चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशे के धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है। तो कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि वो टेलरी का काम कर रहा है, तो टेलर वर्ड ही होगा। दर्जी पक्षी जिसे हम कहते हैं, ये क्या करता है, पत्तियों को आपस में जोड़कर और सिल लेता है। तो इस तरह से हम इसे दर्जी पक्षी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 पर चलते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। किसके जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, नहीं सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज के बढ़ावा को देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको केवल सन बताना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपका पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसीलिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। हम एक बार फिर बता दें, यहाँ पे हम क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिस वजह से हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, और जब समय होगा कभी तो हम इन सब प्रश्नों का विस्तार से चर्चा भी करेंगे इन प्रश्नों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता एवं आरोग्य शास्त्र, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो अगर हम उचित स्वच्छता बनाना चाहते हैं तो हमें शौच, सबसे पहली चीज हमें खुले में शौच जाने से बचना चाहिए। खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, और इसी के लिए आपका काफी प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सबको शौचालय जो घरों में दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसी की वजह से किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अपने देश के साथ सुमिलित नहीं है। इससे संबंधित एक प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
दक्षिण अफ्रीका से जो ये एजेंसी है ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ESA अंतरिक्ष एजेंसी किससे संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 77 एरियल 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह था? तो आपको पता होना चाहिए ये आपका यूके का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 IRS-1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ये आपको सन बताना है यानी ईयर बताना है। तो ये 1988 में प्रक्षेपित किया गया था यानी भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? तो लेटेस्ट आपका कौन सा उपग्रह है जो भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी EOS यानी कि 3 इसे भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरल भारत और डैश के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए संयुक्त उपग्रह मिशन है, कौन सा है? सरल उपग्रह जो कि किसके द्वारा भेजा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है यानी फ्रांस के द्वारा भेजा गया है, जिसका उद्देश्य भारत और फ्रांस के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए संयुक्त रूप से दोनों देशों ने भेजा है इसे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का आंसर देखते हैं क्या होता है। 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल, जो कि ऊपर अभी प्रश्न में आपने जाना, उसका संक्षिप्त नाम का आपने जान लिया SARAL। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है अगले प्रश्न में ही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैटेलाइट विथ एग्रोस एंड एल्टिका। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इसरो के लड्डू घोड़े के रूप में जाना जाता है? लड्डू घोड़े के रूप में किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि आंसर है PSLV का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है इसरो। इसे इस वजह से लड्डू घोड़े के रूप में जाना जाता है। लड्डू घोड़े यानी कि वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के PSLV में कितने चरण हैं? कितने लॉन्च हो चुके हैं आपके PSLV के? तो वो 4 हो चुके हैं। PSLV-1, PSLV-2, PSLV-3 और PSLV-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भूतुल्कीय उपग्रह प्रक्षेपक रॉकेट मार्क सेकंड यानी GSLV मार्क 2 ने किस वर्ष अपनी पहली उड़ान भरी थी? तो आपको सन बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 86 देखिए भूतुल्कीय उपग्रह यानी कि फिर GSLV मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 4 कथन दिए गए हैं जिसे आपको रीड करके सही आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे आराम से रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। कौन सी अभिव्यक्ति कहेंगे? अगर बच्चे कोई नए तरीके से कुछ चीज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बड़ा ही क्रिएटिव बच्चा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम कुछ नया करते हैं तो वो रचनात्मकता के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 शिक्षक को उन गतिविधियों के साथ पाठों की योजना बनानी चाहिए जिसका उद्देश्य कक्षा में युवा शिक्षार्थियों के बीच डैश का पोषण करना होता है। किसे बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी के लिए। तो ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 एक शिक्षिका ने कक्षा को अपने पास के एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया और सभी चीजें जो वह उस पेड़ के चारों ओर देख सकती है वह अधिगम का कौन सा तरीका है? यानी कि एक एक्टिवली बनाने के लिए कहा जा रहा है तो सीधी बात है कि वो देखकर बनाने के लिए कर रहा है। ऑब्जर्व मेथड है कि वो आसपास के पेड़ को देखे और जो भी चीजें उसे दिखाई दे रही हैं बच्चों को वो उस पर बनाए। तो इससे हम कह सकते हैं ये अवलोकन विधि का प्रयोग कर रही है शिक्षिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 मूल कलाएं अक्सर बच्चों को यह अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं जो वो बोलना नहीं चाहते। ठीक है, तो मूल कलाएं क्या प्रेरित करती हैं? जो वो बोल नहीं पाते उनको वो रचनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गति एवं नृत्य। तो दोस्तों हमने अपने 90 क्वेश्चन यानी कि जो आपका 61 से 90 तक का पोर्शन था ईवीएस का, वो से हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम नेक्स्ट 91 से 120 तक का पोर्शन करेंगे जो कि आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका सीडीपी का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश में सबसे पहले आपका एक पोएम दी गई है, आप इसे आराम से रीड कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद हम इससे संबंधित सारे प्रश्न करेंगे। जो भी अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद। और फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एक बार इसे फास्ट पर लगाकर ज़रूर देख लें, जिससे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें 91 से आपका 120 तक के प्रश्न सम्मिलित हैं। 91 में देखिए सबसे पहले क्या है, इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल की आती है, बिल्कुल सिंपल। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसके आंसर दे पाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप हमसे शेयर करें, हम उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन रेमिंग, तो आपको रेमिंग से संबंधित साफ दिखाई दे रहा है। कैट और बैट एक सा बोला जा रहा है, तो जो रेमिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण एक ही तरह से होता है। तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 शी डजंट गो हिजी, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हिजी। हिजी का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये नाउन है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 93 पर। व्हाट डिड हैपन टू द स्पीकर्स फिश, स्पीकर्स की फिश ने व्हाट डिड हैपन टू द, क्या हुआ था स्पीकर्स की फिश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द फिश डाइड बट द स्पीकर डिडंट ईट इट। फिश तो मर गई थी लेकिन स्पीकर ने उसे खाया नहीं था, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, आपका 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल, मोस्ट सुइटेबल टाइटल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है माई पेट्स, अपने पालतुओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका केवल 95 है इसका। हु आर ई डी एंड टी डी, ई डी एंड टी डी क्या है इस पोएम में जो दिए गए हैं? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी फ्रेडीज फ्रेंड है, फ्रेडी के फ्रेंड हैं ई डी एंड टी डी। तो अच्छा पोएम है, आप इसे जरूर रीड करें। 96 पर देखिए व्हेन शी इज मैड, तो इसमें आपका पूछा गया है मैड, मैड की मीनिंग पूछी गई है, तो सी काम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 97 आई ट्राई टू मेक दिस रैम, मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूं। तो ट्राई इसमें पूछा गया है कि क्या है, तो ट्राई का मतलब वो एफर्ट डाल रहा है, ट्राई कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका ये पैसेज है पोएम के बाद, अब आपका पैसेज आ जाएगा। तो इस पैसेज को आप थोड़ा सा स्क्रीन को मैं छोटा कर देता हूं जिससे सबको विजिबल हो जाए, इसे रीड कर लीजिए दोस्तों ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर ये विजिबल होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे 2 मिनट में रीड कर लें और फिर उसके बाद हम इससे संबंधित सारे प्रश्न करेंगे। हम यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आपके इस YouTube चैनल दी ब्रेन बॉक्स पर ये आपका रिवीजन सीरीज का जो हमने शुरुआत की है, ये आपका पेपर तक डेली चलेगा। हम आपको एक वीडियो पर डे देंगे और इन्हीं प्रॉमिस के साथ हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। बिफोर एग्जाम आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो सॉल्व करा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पैसेज से संबंधित सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। हाउ डिड स्पेस एक्स ट्राई टू सेव द सैटेलाइट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दे ट्राइड टू मूव द सैटेलाइट इनटू हायर ऑर्बिट। उन्होंने ऊंचाई पर करने की कोशिश की जिससे कि वो सेव हो जाए उनका सैटेलाइट। स्पेस एक्स एक सैटेलाइट लॉन्चिंग एजेंसीज है, उससे संबंधित ये पैसे दिया गया है। आपको पता है एलोन मस्क के स्पेस एक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट? का कारण पूछा गया है, तो सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म आ जाते हैं जिस वजह से आपका जो सैटेलाइट है वो प्रॉब्लम में पहुंच जाता है और डिस्ट्रक्शन यानी कि नष्ट होने की कगार पे पहुंच जाता है, जिसे बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टारलिंक सैटेलाइट्स प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। क्या करती है स्टारलिंक सैटेलाइट्स? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हेयर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज? तो आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोंगा इज फॉर्मिंग ए न्यू सेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डार्क स्काईज। तो इसका ये रॉन्ग आंसर है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट है जो इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमर्स आर डिस्ट्रेस्ड के बारे में पूछा गया है कि ये डिस्ट्रेस्ड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंफर्टेड। कंफर्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103, प्रोवाइडिंग के बारे में पूछा गया है। तो प्रोवाइडिंग की नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रीब्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 में, बट द एस्ट्रोनॉमिक पुल वाज टू ग्रेट। टू किस तरह का वर्ड है, इसमें किस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, तो एडवर्ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। सच जियोमेट्रिकल स्टॉर्म्स जो कि लाइक है, इसमें किस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 में आपका पूछा गया है कि फिल द ब्लैंक भरने के लिए दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज। ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज। स्टोरी टेलिंग क्यों की जाती है? क्योंकि इससे जो लर्नर्स होते हैं वो लैंग्वेज के साथ इंगेज्ड हो जाते हैं और लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। हाउ कैन साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स कौन से वर्ड होते हैं? साइट वर्ड आर दी वर्ड डेट वी सीन ऑफन इन अवर डेली लाइफ। ऐसे वर्ड जो हम अपने डेली लाइफ में बार बार देखते हैं, जैसे जाना, खाना, पीना, ये सारे साइट वर्ड होते हैं जिनको हम बार बार देखते हैं, वो साइट वर्ड कहलाते हैं। तो हाउ कैन साइट वर्ड बी डेवलप्ड, वो कैसे डेवलप्ड होते हैं? बाय यूजिंग वर्ड इन मीनिंगफुल कॉन्टेस्ट। अगर हम उनका प्रयोग मीनिंगफुल कॉन्टेस्ट में प्रयोग करते हैं, उनका दिन प्रतिदिन में उपयोग करते हैं, तो फिर वो डेवलप्ड होते हैं। ऐसे वर्ड साइट वर्ड कहलाते हैं। व्हाट डज दी नेचुरल ऑर्डर इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग सजेस्ट। लर्निंग सजेस्ट का नेचुरल ऑर्डर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे पेडागोजी के आंसर हैं। इंग्लिश के पेडागोजी भी आपको पढ़नी है अच्छे से, आपको इसके संबंध में वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश पेडागोजी चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चिल्ड्रंस एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर अर्लियर देन अदर्स। तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, जाहिर सी बात है। अगर आपको याद हो तो हमारे नोम चॉम्स्की चचा ने कहा है कि बच्चों के पास एक एलईडी डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिससे कि बच्चे लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर करते हैं बड़ों की अपेक्षा। तो बच्चों को अगर हम अर्ली स्टेज में लैंग्वेज से संबंधित कोई भी स्ट्रक्चर देते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं, बशर्ते उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे उनकी एलईडी डिवाइस यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कमजोर होती जाती है। चलिए विदाउट डिले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाई इज
why it is it recommended that children should be taught in मदर टंग। ऐसा क्यों कहा जाता है कि बच्चों को उसकी मदर टंग में ही सिखाया जाना चाहिए? इससे होता यह है कि इट एम्ब्रेस चिल्ड्रन टू कंप्रेस, यानी कि बच्चे इससे जल्दी से एडॉप्ट कर लेते हैं, कंप्रेस्ड कर लेते हैं। इस वजह से हमें बच्चों को उनकी मदर टंग में सिखाना चाहिए, क्योंकि मदर टंग वो एक्वायर करते हैं अपनी सराउंडिंग्स से और उसे प्रॉपरली वो एडॉप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ही वॉज ए गुड जॉब, ही हैज ए गुड जॉब एक्चुअली एंड डैश ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। फिर उसके बाद इसमें क्या भरा जाएगा? देखिए अपोजिट, एट उसको पास एक बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन उसके पास अभी भी कोई पैसा नहीं है, यानी इसका एट आएगा, यहाँ पर एट भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू रीड दिस आर्टिकल? अब इसमें दो आपको गैप्स मिलेंगे जहां पे आपको फिल करना है प्रीपोजिशन, तो आप इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन। डिड यू रीड दिस आर्टिकल इन फोर्ब्स, एक मैगजीन है, एंड ऑन दिस सोशल, किससे संबंधित? सोशल नेटवर्किंग से संबंधित साइट, फेसबुक से संबंधित क्या आपने आर्टिकल पढ़ा है? ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 पर चलते हैं। द वेदर वाज डैश सी कुडंट गो आउट, तो कैसा था वेदर जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए? टेरिबल, टेरिबल यानी कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक, बहुत ही बेकार वेदर था, जिस वजह से वो बाहर नहीं जा पाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, ही एडवांस्ड डैश दी नॉक्ड ऑन द डोर एंड नॉक्ड ऑन द डोर, तो ऑप्शन नंबर सी बोल्डली, बोल्डली यानी बहादुरी पूर्वक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 पर चलते हैं। डैश अनीता डैश रितु लाइक बैडमिंटन, ये दोनों बैडमिंटन लाइक करते हैं। दे लाइक क्रिकेट, क्रिकेट भी लाइक करते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइदर और नॉट। ठीक है, नाइदर अनीता नॉट रितु लाइक बैडमिंटन। ठीक है, तो ना तो अनीता को पसंद है ना ही रितु को पसंद है। क्या पसंद नहीं है? बैडमिंटन पसंद नहीं है। वो क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, इसलिए हम नाइदर नॉर का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, नाइदर और नॉट का। ठीक है, यहाँ पे नाइदर नॉर भी हो सकता था। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन ओरल इनपुट इन लर्निंग? मैन ओरल इनपुट क्या है? तो कहाँ से हम सबसे पहले ओरल जो भी बात बोली जाती है वो सुनते हैं? तो जाहिर सी बात है ईयर, ईयर से ही हमारे अंदर इनपुट का मतलब क्या है? हमारे अंदर जाना, हमारे अंदर किसी भी वर्ड का प्रवेश करना। तो कहाँ से प्रवेश करेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ईयर से। नेक्स्ट है आपका 116, लिसनिंग इज एनी लैंग्वेज रिक्वायर। लिसनिंग के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? एक्टिव इंगेजमेंट। हम किसी बात को कब सुन पाएंगे? अगर हम, आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप एक्टिव इंगेजमेंट है आपका, इसमें आप ध्यान दे रहे हैं, एक्टिवली आप सुन रहे हैं, तभी आपको इसमें दिए गई जानकारी आपके दिमाग में जाएगी। यानी लर्नर का एक्टिव इंगेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स? तो किसके द्वारा टीचर रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इफेक्ट होता है? तो सोशल इंटरेस्ट के द्वारा भी होता है, कल्चर के द्वारा भी होता है, उनका गोल क्या है इसके द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो इनमें से कोई कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो वाइल लर्निंग ग्रामर ए लर्नर कैन मास्टर ऑफ द लैंग्वेज। आप ग्रामर पढ़ के ही मास्टर नहीं बन सकते, आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द, कौन सा सेंटेंस, कौन सी बात कहाँ यूज करना चाहिए, यानी कि कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी लैंग्वेज के मास्टर बन सकते हैं, केवल ग्रामर पढ़कर नहीं। तो ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 पर चलते हैं। टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लिटरल कंप्रहेंशन। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट से कोई आंसर ढूंढना है तो जाहिर सी बात है आपको पूरा उससे कंप्रहेंस करना पड़ेगा, पूरा रीड करना पड़ेगा, तभी आप आंसर जान पाएंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th आर आस्क्ड बाय देयर इंग्लिश टीचर टू राइट ए नोट ऑन दी करेक्टर जोड़ी आफ्टर रीडिंग दी स्टोरी। एक स्टोरी है जिसमें एक जोड़ी का करेक्टर है, तो
ये कहा गया है इंग्लिश टीचर के द्वारा क्लास 7th के स्टूडेंट से कि आप उसके बारे में एक नोट बनाइए। दिस इज जॉर्डीज फोन फ्रॉम देयर इंग्लिश बुक, अपनी इंग्लिश बुक को रीड करके। तो इससे होगा क्या, विच काइंड ऑफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड, किस तरह की रीडिंग की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों को कि वो उसे जान पाए। तो इसके लिए स्कैन, उसे डिटेल्स में जानना पड़ेगा। स्कैनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है रीडिंग की जिसमें बच्चे किसी भी टॉपिक को स्कैन करते हैं। जैसे हम ध्यान से छांटते हैं ना, तो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, उस करेक्टर के बारे में, तो हम पूरी स्टोरी को स्कैन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, तो बच्चों के द्वारा स्कैनिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारे ये 120 तक के क्वेश्चंस पूरे हो गए, यानी कि हमारा इंग्लिश का पार्ट भी 91 से 120 तक का कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 5th, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5th, यानी कि सीडीपी का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका 121 से 150 तक चलेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सीडीपी का ये पोर्शन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121 स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ही आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप इसमें गलती ना करें तो ये आप रिलेट करके इसको सॉल्व करें, ध्यान से समझें, हर क्वेश्चन को रीड करने पर ज़्यादा फोकस करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आप इसके आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? तो क्या वो परिवार के सदस्य हैं, या रिश्तेदार हैं, या माता पिता हैं, या मित्र हैं? तो सबसे पहले बालक की प्रथम पाठशाला जो होते हैं उसके माता पिता होते हैं, यानी कि फादर एंड मदर। तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? जब गर्भधारण की फर्स्ट अवस्था के बारे में कहा गया है तो फर्स्ट अवस्था होती है आपका डिम्ब, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओवम स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। चलना सीखना है, चलना सीखना क्या होता है? इससे आपका सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर, यानी कि मोटर डेवलपमेंट का एक पार्ट है चलना। तो मोटर डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल, एक ग्रॉस मोटर स्किल। तो आपका चलना जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 124 पर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है आपका, अगर घर में कलेश हो, घर में कलह हो, अगर स्नेह की कमी हो, परिवार की गरीबी भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, अगर कक्षा में उसे नींद आती है तो इससे उसका मानसिक विकास जो है प्रभावित नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो बराबर कक्षा में सोता ही रहे। हाँ, हो सकता है कई रीजन हो इस वजह से वो ऐसा कर रहा हो, तो हमें उसके रीजन को जानकर उसको डायग्नोस करने की कोशिश करनी चाहिए। विकास का अर्थ क्या है? तो विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना होगा। तो विकास का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में परिवर्तन। डेवलपमेंट, विकास यानी कि व्यवहार में परिवर्तन आपका डेवलपमेंट होता है, जबकि शरीर या फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। 126 पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा मानसिक विकार नहीं है? तो मिर्गी, गठिया, तंत्र का रोग या मनोवृत्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, गठिया, यानी कि न्यूरोसिस आपका जो कि मानसिक विकास नहीं है, ये आपका शारीरिक रोग है, मानसिक रोग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। मानसिक बीमारी में सम्मिलित नहीं है, मानसिक बीमारी में क्या सम्मिलित नहीं है? बात ज्वर सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128, एक वर्ष में स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है? तो बच्चे के वजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्म के वजन का 3 गुना हो जाना चाहिए एक वर्ष के अंदर बच्चा, तभी स्वस्थ समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा होता है? तो शैशवावस्था यानी कि बच्चे की सबसे प्रारंभिक अवस्थाओं में से एक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कम होता है और धीरे धीरे उसका फिर बढ़ जाता है। कौन सा भाषा दोष है
जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। तो इससे होता क्या है, बच्चा हकलाने लगता है। जब अगर बच्चा हकला रहा है तो समझ लीजिए उसके गले की मांसपेशियों में ऐंठन है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है, यानी कि स्ट्रेमरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। सेल्डन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के कई प्रकार बताए हैं, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्याकृति राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 132। व्यक्तित्व के जैविकीय कारक निर्धारक घटक क्या हैं? तो जैविकीय निर्धारक घटक में आ जाएंगे आपके वंशानुक्रम, यानी कि हेरारकी या हेरेडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेरेडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 133। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये भाषा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्नर। सारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक में से एक आपका हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, सभी जानते हैं। जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाएं दी हैं, और बाकी के इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 पर चलते हैं। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों ये भी प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी संज्ञानात्मक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह कैसा होता है? अगर कोई ज्यादा तर्क वितर्क कर रहा है, कोई छात्र है जो अपने साथियों से या शिक्षक से, तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रतिभाशाली व्यक्ति कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक कहेंगे, क्योंकि वो बालक अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहा होता है। और तो हमें ऐसे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उनके तरीके अलग हैं जिसका हमें उपयोग करना चाहिए पढ़ाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसे मापन में प्रयुक्त होता है? तो मेघ चित्र परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के मापन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के मापने की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपीय तकनीक के अंतर्गत आती है। ये प्रोजेक्टिव मेथड है आपका, अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसकी बात करें। 139 पर चलते हैं। अधिगम एक डैश क्रिया है। कैसी क्रिया है? अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। बच्चे समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, यानी कि सीखना एक सामाजिक क्रिया है समाज के आसपास से, और समाज का ही हिस्सा है। स्कूल, परिवार, ये सारे, इनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी अधिगम की शैली, प्रेरणा और दृष्टिकोण और मूल, ये सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं कि आप किस शैली में पढ़ा रहे हैं, कितने मोटिवेटेड हैं स्टूडेंट, और आपका दृष्टिकोण किस तरह का है। इस सबसे अधिगम प्रभावित होता है। दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 प्राइमरी लेवल का ये प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री या माता पिता। जाहिर सी बात है माता पिता इससे संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय सामग्री, शिक्षक का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 पर चलते हैं। सीखने को व्यक्तिगत और डैश कारकों के अंतरक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, बहुत ही फास्ट स्पीड से हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही कम समय में हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। शिक्षण छात्रों को मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है। ठीक है, शिक्षक के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षण के संबंध में ये कथन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, शिक्षण डैश होना चाहिए, नैदानिक होना चाहिए या उपचारात्मक होना चाहिए? शिक्षण जो है वो आपका दोनों होना चाहिए, नैदानिक और उपचारात्मक। पहले नैदानिक होना चाहिए, उसके बाद उपचारात्मक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145 पर चलते हैं दोस्तों।
व्यक्तिगत अधिगम यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के बारे में बात की गई है। क्या होता है इसका अर्थ? प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है। शिक्षक ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम के लिए व्यक्तिगत रूप से योजनाएं बनाई हुई होती हैं। क्या होता है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग? तो राइट आंसर है ए, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का अपना तरीका होता है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, थ्रस्टर ने कितनी प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे का सीखना डैश से शुरू होता है। कभी भी बच्चा जब भी सीखना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार से सीखता है, तभी कहा गया है कि परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। माफ करना दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है, यानी कि सी, परिवार, दी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पर चलते हैं। शिक्षण है एक कला, एक विज्ञान, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चारों कथन दिए गए हैं, ये आपको रीड करना है। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अधिगम हमेशा चलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि लर्निंग बॉम्ब से टॉम्ब तक चलती है, यानी कि गर्भधारण से लेके और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, लर्निंग कभी नहीं रुकती, अधिगम कभी नहीं रुकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने अंतिम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में डैश परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में डैश परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अपेक्षाकृत स्थायी। अधिगम को शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षाकृत होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए, ऐसा परिवर्तन माना जाता है, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में वांछित परिवर्तन, जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, वो ला सकें, तभी आपकी शिक्षण गतिविधियां सफल मानी जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपके पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप अभी तक अगर हमारे चैनल पर हैं, नहीं लास्ट तक बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा तीसरा पार्ट इस सीरीज का, क्विक रिवीजन सीरीज, जो कि हम PYQ क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इसके हम सारे पेपर्स जल्दी से इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, इसी चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, और मैं आपसे विदा लेता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, आपने अपना समय दिया, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।